नमस्कार। हम अनंत स्पर्शी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। किसी वक्र तथा उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। तो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि n घात का कोई वक्र होता है तो एक सरल रेखा उसको n बिंदुओं पर काटती है और अनंत स्पर्शी जो है किसी वक्र की अनंत शाखा पर स्पर्श करती है और वो एक स्पर्श रेखा ही होती है। जो अनंत स्पर्शी वो एक स्पर्श रेखा ही होती है जो कि वक्र की अनंत शाखा पर उसको स्पर्श करती है, जहाँ पर दो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कोइंसाइड हो जाते हैं और वो स्पर्श रेखा जो है उस पर अनंत स्पर्शी बन जाती है। तो स्पर्श रेखा इसका मतलब अब शेष बिंदु जो है n-2 बचे। इसका मतलब एक जो अनंत स्पर्शी है वो nवें घात के जो वक्र है उसको n-2 बिंदु शेष बचे उन पर कट करेगी। इसका मतलब एक अनंत स्पर्शी nवें घात के वक्र को शेष n-2 अन्य बिंदुओं पर काटती है। अब चूंकि nवें घात के वक्र के अधिकतम n अनंत स्पर्शी होते हैं, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो n अनंत स्पर्शियाँ जो है n घात के वक्र को n गुणा n-2 बिंदुओं पर काटेगी। तो ये स्पष्ट हो गया कि जब एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र को n-2 अन्य बिंदुओं पर काटती है, क्योंकि दो बिंदु तो जो है प्रतिच्छेद बिंदु वो कौन साइड होगा जिस पर कि स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी बन जाती है। तो एक अनंत स्पर्शी जो है इसी nवें घात के वक्र को n-2 अन्य बिंदुओं पर काटती है। तो इसी प्रकार n अनंत स्पर्शियाँ जो है वो nवें घात के वक्र को n इंटू n-2 बिंदुओं पर काटती है। अब हम देखते हैं कि कोई वक्र जिसकी कि अनंत स्पर्शियाँ अगर fn बराबर 0 है तो उस वक्र के समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये हमने पूर्व का आर्टिकल जो इससे पहले जो कक्षाएं हुई है उसमें भी हम देख चुके हैं कि इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। और ज्योमेट्री में हमने देखा है कि अगर कोई दो वक्र जैसे कि s बराबर 0 s डैश बराबर 0 है, दो वक्रों का समीकरण है ये, तो s प्लस लैम्डा s डैश जो है उस वक्र का समीकरण है जो कि इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता है। यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है, स्विच आर्बिट्ररी जो है अचर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि fn प्लस fn-2 प्लस लैम्डा fn, यानी कि वक्र और अनंत स्पर्शी से मिलकर बनाइए fn प्लस fn-2 प्लस लैम्डा fn इज इक्वल टू 0। ये जो है इस वक्र और इस अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता है। अब लैम्डा चूँकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो हमारे पास fn-2 इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि fn-2 बराबर 0 ऐसा वक्र है जो कि दिए गए वक्र और अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरता है। इस तरह के सवाल हमारे पास अभी देखने को मिलेंगे, हम आगे करेंगे, जब भी समय आएगा उस समय हम इसको करेंगे। हम देखते हैं अब आगे प्रसार द्वारा अनंत स्पर्शी। तो एक आर्टिकल है जैसे कि y इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी निम्न वक्र की एक अनंत स्पर्शी है। और वो वक्र कौन सा है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी प्लस a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू, ये समीकरण नंबर हमने इसको वक्र को दे दिया। अब हम देखते हैं कि इस वक्र के समीकरण में सबसे पहले हम अगर x से भाग दें तो हमारे पास आता है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m प्लस सी अपॉन एक्स प्लस, इस तरह से ये डैश डैश डैश, इसका हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। हाँ, इसमें हम लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेने पर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब इसी समीकरण नंबर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एक्स को जो है लेफ्ट साइड में लें। अब इसमें भी हम लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लें तो हमारे पास आता है लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये देखिए, हमने जो शुरुआत में जो हमने पढ़ा था एसिम्पटोट्स में कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स जो है क्या है, इसका एक स्लोप हो जाता है, यानी कि m के बराबर रहता है। उसी तरह से हमने ये भी देखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस
एम एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर जाता है। तो अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से ये स्पष्ट हो गया कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है इस समीकरण जो दिया गया वक्र है उसकी एक अनंत स्पर्शी है। अब हम आगे देखते हैं इसी से आगे कि एक अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, यानी कि एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र की जो है उसके सापेक्ष वक्र की स्थिति क्या है, यानी कि यह अनंत स्पर्शी वक्र से ऊपर होगी या नीचे होगी, या वक्र जो है मतलब नीचे होगा अनंत स्पर्शी की या ऊपर की ओर होगा। तो ये उसकी स्थिति हमें बतानी है। तो हम देखते हैं कि वक्र का समीकरण हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डैश इस तरह से हमें दिया हुआ है एक वक्र का समीकरण। और अनंत स्पर्शी जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यानी कि इस वक्र अगर ये है तो हमें इस अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करनी है कि ये अनंत स्पर्शी, ये वक्र जो है अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा या नीचे की साइड होगा। तो इसका पता हम लगा सकते हैं। अब कैसे लगाते हैं ये देखिए आप। हमने मान लिया कि अनंत स्पर्शी जो कि समीकरण 1 से प्रदर्शित की गई है और वक्र, यानी कि इन दोनों का जो भुज है x कोऑर्डिनेट वो हमने मान लिया वो x1 है दोनों का, यानी कि एक ही भुज x1 से संबंधित वक्र एक तथा अनंत स्पर्शी की कोटियां क्रमशः y1 और y2 है। यानी कि समीकरण नंबर जो 1 जो वक्र है उसके किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो x1 और y1 है तथा जो अनंत स्पर्शी है उसके निर्देशांक x1 और y2 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का भुज तो एक ही है लेकिन कोटियां y1 और y2 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 को, y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स वन प्लस बी अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स वन क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तथा अनंत स्पर्शी जो है वो उसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये उसके निर्देशांक को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उस पर मौजूद है ये। अब हम y1 जो कि भी हमने निकाला है और ये y2 भी हमने देखा है, तो y1 माइनस y2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये आती है समीकरण, जिसे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये 1 अपॉन x1 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा a प्लस अंदर b अपॉन x1 प्लस c अपॉन x1 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 दे दी हमने, यानी कि y1 माइनस y2 हमारे पास ही आ गया। तो अब हम इससे ये बता सकते हैं जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वक्र और अनंत स्पर्शी की स्थितियाँ। तो इसमें स्थिति पहली ये आती है कि यदि हम देखें कि अगर a1 जो है वो a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम x1 जो है उसको यदि बहुत बड़ा लें, x1 को इतना पर्याप्त बड़ा लें हम, तो हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है b अपॉन x1 प्लस c अपॉन x1 स्क्वायर जो a के साथ में अगला स्टेप है ये वाला, इस एक्सप्रेशन में अगर x1 को पर्याप्त इतना बड़ा ले तो हम इसको चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x1 बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये जो टर्म है b अपॉन x1 प्लस सी अपॉन x1 स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो a से कम है। तो जब a से कम है इसकी वैल्यू, तो यहाँ इस स्टेप में ये नगण्य होगी, ये चीज़ बहुत छोटी होगी a से। इसका मतलब a के साथ में चीज़ें जुड़ रही हैं यहाँ पर, तो ये इसका जो चिन्ह है इस व्यंजक का एक्सप्रेशन जो है, इसका चिन्ह जो है वो a के बराबर, a के समान ही होगा, यानी कि इसका चिन्ह भी वही होगा जो a का होगा, क्योंकि इसके साथ में जो b अपॉन x1 प्लस c अपॉन x1 स्क्वायर, ये क्या है, हमने ये x1 को बहुत बड़ा माना है, तो ये चीज़ें जो है क्या, इनको हम छोटा बना सकते हैं। तो ये a से कम है, इसलिए हमने एक लिखा है कि a प्लस बी अपॉन x1 प्लस सी अपॉन x1 स्क्वायर, इसका चिन्ह a के समान ही होगा, जो a का होगा वही इसका चिन्ह होगा। अब हम इस समीकरण नंबर 3 से देख सकते हैं कि y1 का मान जो है वो
y2 से बड़ा होगा। कब होगा? अगर, चूँकि अंदर ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है उसका चिन्ह तो एक समान ही हो गया अब, और नीचे डिनोमिनेटर में x1 है, तो ये y1 y2 से बड़ा कब होगा समीकरण नंबर 3 से? जब a और x1 एक ही चिन्ह के हों, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो। तो हमारे पास y1 माइनस y2 का आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब y1 जो है y2 से बड़ा है। ठीक है, और y1 y2 से बड़ा है तो y1 जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट वक्र का, और y2 है अनंत स्पर्शी का, यानी कि y1 y2 से बड़ा है, यानी कि वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा। ये देखिए, वक्र अनंत स्पर्शी के इस केस में ऊपर है। सिमिलरली y1 जो है वो y2 से छोटा कब होगा? यदि a और x1 अलग अलग चिन्हों के, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो y1 y2 से छोटा होगा। इस केस में वक्र जो है वो अनंत स्पर्शी के नीचे की ओर होगा, क्योंकि y1 छोटा है और y1 अनंत वक्र का y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस केस में y1 y2 से छोटा होगा। इस तरह वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे की ओर होगा। अब स्थिति 2 देखते हैं, जब a बराबर 0 हो लेकिन b 0 के बराबर नहीं हो। तो उसी समीकरण नंबर 3 से हम देखें तो ये हो सकता है, इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि a 0 हो गया, फिर हमने बची टर्म से नीचे जो है डिनोमिनेटर में x1 कॉमन ले लिया, तो ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम वापस स्थिति 1 की तरह देखेंगे, क्या x1 को इतना पर्याप्त बढ़ा लें कि ये जो है स्टेप ये क्या है? ऑब्वियसली b से छोटा होगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो c/x1 + d/x1², ये x1 का मान बहुत बड़ा लेने पर छोटी हो जाएगी, यानी कि ये b में जब चीज़ जुड़ेगी तो इसका जो ये जो है अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो है व्यंजक, इसका चिन्ह भी वही होगा जो कि b का होगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं समीकरण नंबर 4 से, क्योंकि x1 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो x1 चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव ये पॉजिटिव ही रहेगा, और जो ब्रैकेट में टर्म है उसका चिन्ह क्या है? b के चिन्ह के समान ही होगा, यानी कि अब हम सब डिपेंड करता है b पर। समीकरण 4 से अगर b का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो y1 y2 से बड़ा होगा। y1 y2 से बड़ा होगा, इसका मतलब वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर की ओर होगा, और अगर b ऋणात्मक है तो y1 y2 से छोटा होगा, इसका मतलब वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे की ओर होगा। तो स्थिति 1 की तरह ही हमने इसे भी देखा। अगर अब हम आगे देखें स्थिति 3, जहाँ a बराबर 0 b बराबर 0 लेकिन c इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसी प्रकार हम, जैसा हमने स्थिति 1 और 2 को देखा, इसी तरह से प्रक्रिया हम आगे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी वक्र के सापेक्ष, अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति को हम देख सकते हैं। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी अनंत स्पर्शी चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।